डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोकतंत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज हम लोकतंत्र के शब्द, परिभाषा, लोकतंत्र के विभिन्न विद्वान, लोकतंत्र के रूप और सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो शब्द बोला जाता है वो लोकतंत्र ही है। हर क्षेत्र में लोकतंत्र पर ही बल दिया जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें लोकतंत्र की चर्चा नहीं की जाती हो। चाहे शासन प्रणाली में, चाहे जीवन शैली में, हर जगह लोकतंत्र पर प्रमुखता से बल दिया जाता है और हर व्यक्ति लोकतंत्र पर बल देता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने की बात करता है और जीवन दर्शन में भी, अपने जीवन के क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक शैली को अपनाने पर बल देता है। तो आज हम लोकतंत्र के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी शक्तियां जनता में निहित रहती हैं। यानी जनता की सहमति पर जो शासन होता है, जिसमें आम व्यक्ति की सहमति होती है, वो शासन लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र, जिसका इंग्लिश शब्द डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया शब्द से मिलकर बना है। यानी दो शब्द हैं, एक डेमोस है और दूसरा क्रेसिया। डेमोस का तात्पर्य है जनता व क्रेसी का तात्पर्य है शासन, अर्थात डेमोक्रेसी का तात्पर्य है जनता का शासन। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है वह है जनता का शासन। लोकतंत्र सर्वप्रथम ग्रीक भाषा, उसके बाद लैटिन, लैटिन के बाद फ्रेंच, फ्रेंच के बाद अंग्रेजी में लोकतंत्र शब्द का विकास हुआ। लोकतंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम बनियान ने प्रस्तुत की। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का जनता के लिए शासन है। यह सर्वप्रथम बनियान की परिभाषा थी, लेकिन आधुनिक युग में इस परिभाषा को अब्राहम लिंकन के द्वारा प्रस्तुत किया गया और हमेशा अब्राहम लिंकन की परिभाषा ही कही जाती है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता का तात्पर्य से है अंत में शक्ति जनता में निहित है। जनता द्वारा जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए काम किया जाए। लोकतंत्र के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मुख्यतः सीले और लावेल की परिभाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे हमें जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं याद रखनी चाहिए, लेकिन सीले की परिभाषा है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये याद रहना चाहिए कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति शब्द पर ज़्यादा बल दिया गया है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें हर व्यक्ति का भाग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लावेल, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का बड़ा भाग हिस्सा लेता है। यानी सीले की परिभाषा में प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है और डायसी की परिभाषा में जनता का बड़ा भाग हिस्सा लेता है। लोकतंत्र पर विभिन्न विद्वानों के विशेष विचार हैं, जिसमें कुछ लोकतंत्र को अपनाने पर बल देते हैं, यानी लोकतंत्र के गुणों पर बल देती है, तो कुछ लोकतंत्र के दोषों पर बल देने वाली परिभाषाएं हैं। जैसे लोकतंत्र के दोषों पर जो परिभाषाएं वो हैं कार्लाइल की। कार्लाइल ने कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है जिसमें सिरों को गिना जाता है। लुडोविसी ने कहा है लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। टेलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है और फेगी ने
इसे अयोग्यता का शासन कहा है। लोकतंत्र के गुणों की दृष्टि से यदि परिभाषा देखें तो सी.डी. वंश के विचार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि यह सकारात्मक विचार करते हुए कहता है कि लोकतंत्र से स्वशासन की शिक्षा मिलती है और यह स्थानीय स्वशासन की गारंटी है। सी.डी. वंश लोकतंत्र के पक्ष में अपने विचार रखते हैं। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहता है कि जैसे ही प्रतिनिधित्व होता है लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। रूसो को, जिन्होंने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया था, और रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तीन मूल लक्षण हैं: जनसभाएं, आरंभक, जनमत संग्रह। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वह है स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता स्वयं डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, अब तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। जैसे कि भारत में, अमेरिका में संसदीय शासन प्रणाली में आप देखते हैं, जैसे भारत में जनता चुनाव में भाग लेती है, एमपी एमएलए का चुनाव करती है, तो एमपी एमएलए शासन करते हैं, जनता उनका निर्वाचन करती है। तो ये एक तरह से ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण हुआ। अब लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत ये भी हमें अध्ययन करना चाहिए। लोकतंत्र के अनेक सिद्धांत हैं। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक तो हम देखेंगे परंपरागत सिद्धांत और दूसरा अभिजन। अभिजन को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत अभिजन सिद्धांत और आनुभाविकीय अभिजन सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, यह सिद्धांत पूंजीवादी लोकतंत्र का समर्थन करता है, अर्थात योग्यता पर बल देते हुए आरक्षण का विरोध करता है, राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। जॉन लॉक व जी.एस. मिल इसके बहुत बड़े समर्थक हैं लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत के। जॉन लॉक संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करते हुए व्यक्ति को तीन प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति पर बल देता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जॉन लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों की बात करी है, तीन प्राकृतिक अधिकार जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जी.एस. मिल अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में प्रतिनिधि शासन को श्रेष्ठ बताते हैं। वह प्रतिनिधि शासन में विभिन्न सुधारों पर बल देते हैं, जैसे खुली मतदान प्रणाली होनी चाहिए, भारत मतदान प्रणाली हो, प्रतिनिधि पढ़े लिखे हों, महिला मताधिकार का जी.एस. मिल ने समर्थन किया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन भी जी.एस. मिल द्वारा किया गया है। अभिजनवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत की भी दो शाखाएं, एक तो परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत यानी एलिट थ्योरी। अभिजन का तात्पर्य है कि जो टॉप पर होता है और समाज के प्रत्येक संगठन में अभिजन रहता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, जो टॉप पर बैठे रहते हैं, जो उच्च होते हैं, चाहे वो अपने गुणों के आधार पर, कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिनके आधार पर हर क्षेत्र में अभिजन एलिट वर्ग होता है। तो परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत, इसके अनुसार सामाजिक दृष्टि से उच्च वर्ग शासन में भागीदारी बनाए रखता है, वह आम जनता को शासन में भागीदारी नहीं मिलती है। आनुभाविकीय अभिजनवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात आया है, जिसमें कहा गया है कि शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं और अभिजन भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति भी अभिजन वर्ग में शामिल हो सकता है। वह अभिजन वर्ग में शामिल होने के बाद सामान्य वर्ग से नाता तोड़ लेता है। परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत में तो यह बताया गया है कि अभिजन केवल उच्च होते हैं, उसमें जनता भागीदारी नहीं देती, यानी अभिजनों की अभिजनी ही, जनता उसमें अभिजन नहीं बन सकती। जबकि आनुभाविक दृष्टिकोण से, आनुभाविक अभिजनवादी सिद्धांत में जनता भी अभिजन के रूप में परिवर्तित हो सकती है, एलिट वर्ग में सम्मिलित हो सकती है।
परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत, इसके अनुसार सामाजिक दृष्टि से संपन्न वर्ग हमेशा सत्ता में बनाए रहता है। इसके समर्थक हैं पैरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, गैसेट, टीवी बॉटमर, सी राइट मिल्स। इसमें मुख्यतः हमें परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत में हमें विस्तार से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये जो विचारक हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक और इन्होंने कुछ ऐसा भिन्न कहा है उसके संदर्भ में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना ज़्यादा लाभदायक होगा। पैरेटो अभिजन वर्ग का अध्ययन करते समय अभिजनवादी दृष्टिकोण अपनाता है। पैरेटो की पुस्तक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। और पैरेटो समाज को दो वर्ग बांटता है, अभिजन वर्ग और गैर अभिजन वर्ग, जिसे जनता कहता है। पैरेटो के अनुसार अभिजन वर्ग के पास बल व चातुर्य की क्षमता होती है, इसलिए वह अपने आप को शासन में बनाए रखता है, वह आम जनता को शासन से दूर रखता है। पैरेटो के अनुसार जो शासन है वो अभिजन वर्ग दो भागों में जो बटा रहता है, सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी, इसके मध्य ही शासन चलता रहता है, जिसे पैरेटो परिसंचरण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर वह शासन को कुलीन वर्ग का शमशान कहता है। पैरेटो लोकतंत्र को गुंडागर्दी का शासन कहता है, लोकतंत्र की आलोचना करता है। पैरेटो अभिजन वर्ग, राजनीतिक अभिजन वर्ग की संज्ञा देता है। मॉस्का जिन्होंने अपनी पुस्तक सी द रूलिंग क्लास में अभिजन वर्ग के सिद्धांत पर बल दिया है, और मॉस्का अभिजन वर्ग को शासन विशिष्ट वर्ग की संज्ञा देता है। मिचेल्स अभिजन वर्ग के शासन को अल्पतंत्र का लोह नियम कहता है। सी राइट मिल्स, जिनकी पुस्तक का नाम पावर ऑफ एलिट है, टीवी बॉटमर, वो अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में भी अभिजन वर्ग के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आनुभविकीय अभिजन सिद्धांत, इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। यह व्यवहारवादी क्रांति का अभिजनवादी सिद्धांत का प्रभाव है। अभिजन के अनुभवी के सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं, जैसे शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि। इन सभी केंद्रों पर अभिजन वर्ग का ही प्रभाव रहता है। आम जनता से अभिजन वर्ग में प्रवेश करने की गतिशीलता पाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति आम जन से अभिजन वर्ग में प्रवेश कर जाता है तो वह आम जनता से अपना नाता तोड़ लेता है। आनुभविकीय अभिजनवादी सिद्धांत के कुछ समर्थक हैं, जिनमें डाई जीगलर, जिन्होंने पुस्तक लिखी है आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी, कॉर्नहॉजर, जिनकी पुस्तक का नाम है मास एंड पॉलिटिक्स, शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र में अभिजन वर्ग दलों के माध्यम से प्रतियोगितापूर्ण संघर्ष कर सत्ता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में भी अभिजन वर्ग का शासन रहता है। एंथनी डाउन्स, हरमन फाइनर भी लिखता है कि लोकतंत्र में अभिजन वर्ग का ही शासन रहता है। अभिजन वर्ग नारंगी की फांके जैसी होती है, वह आम जनता छिलके के समान होती है। जिस प्रकार छिलका फांकों की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार आम जनता अभिजन वर्ग की सुरक्षा करती है। इसके अलावा भी एक लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है, विमर्शी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र भी लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं एगर, प्रेस्थस, हंटर, रॉबर्ट डहल। इसका जो मुख्य समर्थक है वो रॉबर्ट डहल को माना जाता है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से रॉबर्ट डहल प्रस्तुत करता है। रॉबर्ट डहल अपनी पुस्तक ए प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी में बहुलवाद की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। वह बहुलतंत्र की संकल्पना देता है। रॉबर्ट डहल के अनुसार
विभिन्न समूह में भी अभिजन वर्ग का उदय हो गया है। वह अभिजन वर्ग निर्णय लेने लगे हैं। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत आनुभविकीय अभिजनवादी सिद्धांत से अधिक लोकतांत्रिक है। विमर्शी लोकतंत्र, जिसके प्रमुख समर्थक हैं डेविड मिलर। ये विमर्शी लोकतंत्र विमर्श की स्वतंत्रता पर बल देता है, यानी चर्चा। विमर्शी लोकतंत्र वाल्टर बैजार्ड की चर्चा की स्वतंत्रता के विचारों से प्रभावित है। विमर्शी लोकतंत्र को सैद्धांतिक रूप देने में डेविड मिलर, जोसेफ कॉहन का विशेष योगदान है। विमर्शी लोकतंत्र में विचार विमर्श की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है, लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल नहीं देता। सहभागी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं कुक, मॉर्गन, मैकफरसन, सी पैटमैन, पॉलेंजो। सहभागी लोकतंत्र की स्पष्ट व्याख्या सीवी मैकफरसन ने की है। मैकफरसन अपनी पुस्तक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि जब तक शासन में आम जनता की सहभागिता नहीं होती, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। पैलेंजो सहभागी लोकतंत्र के लिए निम्न वर्ग के उत्थान में व सामाजिक न्याय पर विशेष बल देते हैं। सहभागी लोकतंत्र के मूल लक्षण क्या हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। सहभागी लोकतंत्र के मूल लक्षण है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी जो पावर का है वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और इसमें उत्तरदायी व पारदर्शी शासन पर बल दिया गया है। सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है। लैंगिक न्याय, यानी महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस आदि का समर्थन करते हैं। जनता व नेता में निरंतर संपर्क पर बल दिया जाना चाहिए, और परार्थ पर आधारित सृजनात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। समुदायवादी लोकतंत्र या समवर्ती लोकतंत्र, इसे जॉन सी कैहलर ने प्रस्तुत किया था। समुदायवादी या समवर्ती लोकतंत्र में धर्म, जाति अर्थात संस्कृति के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उच्च पदों का संस्कृति के आधार पर विभाजन, यदि एक समुदाय का राष्ट्रपति रहेगा तो दूसरे का प्रधानमंत्री। कार्यपालिका शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग किया जाएगा, अर्थात मंत्री व प्रशासनिक पदों में सभी की उचित भागीदारी होगी। बेल्जियम ने 1993 में समुदायवादी लोकतंत्र का सिद्धांत अपनाया। वहाँ पर समुदायवादी डच व फ्रेंच हैं, वह उनके मध्य शक्तियों का विभाजन इसी सिद्धांत के तहत किया गया है। वैश्विक लोकतंत्र का सिद्धांत, इसे डेविड हेल्ड प्रमुख रूप में प्रस्तुत करता है। डेविड हेल्ड के अनुसार यूएनओ की महासभा को विश्व की संसद व यूएनओ की सुरक्षा परिषद को विश्व की कार्यपालिका बनाना चाहिए, व कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लुईस बॉन व क्लार्क सेन भी वैश्विक लोकतंत्र के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को भी भारत में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल करना चाहिए। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक में, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, आज हमने इसके विस्तार पर अध्ययन किया, और भी आप विभिन्न संदर्भ पुस्तकों से लोकतंत्र पर विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आज हमने लोकतंत्र को पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं, और उसकी नेगेटिव यानी गुणों के आधार पर परिभाषा, दोषों के आधार पर परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र के सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, और भी लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत जैसे विमर्शी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, समवर्ती लोकतंत्र और वैश्विक लोकतंत्र का विस्तार से अध्ययन किया है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें। बुक्स, आप विभिन्न लेखकों की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको राजनीतिक सिद्धांत तो पढ़ना ही है, और भी आप लोकतंत्र को विस्तार से एडी आशीर्वादम की महत्वपूर्ण किताब है, उससे भी आप लोकतंत्र का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञान सिंह संधू की राजनीतिक सिद्धांत, उसमें भी लोकतंत्र का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो आप विभिन्न लेखकों के किताबों से, लेकिन आपको प्रमुखतः
अपनी जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, उसको आप विशेष रूप से लोकतंत्र को गहराई से उसका अध्ययन करें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।